बीती रात नागपुर में हुई हिंसा और आगजनी को किसने भड़काया? यह क्यों हुआ? एक शांतिप्रिय इलाका जिसका कोई इतिहास ही नहीं है किसी तरीके के टेंशन का, वहां पर इस तरीके का हादसा कैसे हो गया? मुख्यमंत्री इस क्षेत्र से आते हैं, नितिन गडकरी यहां के सांसद हैं। ये बहुत हद तक कांग्रेस का भी गढ़ माना जाता है, नागपुर और उसके आसपास का इलाका विदर्भ। इस जगह पर इस तरीके की घटना का होना और इतने वर्षों बाद, कई सौ साल बाद औरंगजेब का फिर से जिंदा हो जाना, महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय होना, और सक्रिय किसने किया और किसने भड़काया, ऐसी सिचुएशन पैदा की जिसके बाद ये हिंसा हो गई है। इन सारी चीजों पर आज बात करेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नागपुर में हुआ क्या। तो कल जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र भर में एक आंदोलन था, अलग अलग जो हिंदू ग्रुप्स हैं उनका एक आंदोलन था। और आंदोलन इसलिए था क्योंकि उनका ये मानना था कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको महाराष्ट्र से हटाया जाए। आप जानते हैं कि ये उदयन भोसले जो हैं सातारा के एमपी, ये अपील पहले उनकी तरफ से आई थी और उसके बाद फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन क्योंकि वो पुरातत्व विभाग से संरक्षित एक स्थल है, इस वजह से हमें कानून के दायरे में रह करके काम करना पड़ेगा, पर चाहता मैं भी यही हूं। ये बात जब बोली गई उसके एकदम बाद आप जानते हैं कि एक पूरे प्रदेश भर में एक आंदोलन हुआ। उस प्रदेश भर में जो आंदोलन हुआ उसकी अगुवाई जो लोग कर रहे थे वो अलग अलग प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर हो गया है, वहाँ पर खुलताबाद नाम की एक जगह है जहाँ पर औरंगजेब की कब्र है, वहाँ पर भी आंदोलन हुआ, और भी जगह आंदोलन हुआ, और यही आंदोलन नागपुर में भी हुआ। और नागपुर में जब ये आंदोलन हुआ तो पुलिस का ये कहना है कि एक अफवाह फैली कि एक धर्म विशेष के लोगों ने दूसरे धर्म विशेष के लोगों की आस्था से जुड़ी हुई सामग्री से बेअदबी की। मैं अगर यहां कोट करूं इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से, नागपुर के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं रविंदर सिंगल, उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को बताया है, और मैं कोट कर रहा हूं, अ फोटोग्राफ वॉज सेट ऑन फायर विच इंस्टिगेटेड पीपल, अ केस वॉज रजिस्टर्ड रिगार्डिंग दिस एंड एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे. Later, clashes broke out. Some police personnel have been injured, but no one sustained any serious injuries. ये बात सामने आई है। 10 एंटी राइट कमांडोज, 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, 2 फायरमैन, इन लोगों को ये बताया गया है कि चोटिल हुए हैं, इनको चोट आई है और इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है क्योंकि आगजनी की बात वहां पर रिपोर्ट हुई नागपुर में। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है मॉब्स टॉर्च 2 bulldozers and 40 vehicles including police vans and security forces as they struggled to contain the violence. Police launched a large scale crackdown arresting 50 rioters, यानी कि 50 लोग जो हुड़दंग मचा रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, जिन्होंने पुलिस वालों को भी जख्मी कर दिया। 50 लोगों को नागपुर की पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है और ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर दौरे के 2 हफ्ते पहले हो रही हैं। ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से देखिए 2 अलग अलग वर्जन्स हैं। पीटीआई को कोट करते हुए इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि एक फ़ोटो जला दी थी जिसकी वजह से ये हुआ। किसकी थी, क्या थी, ये सब जांच का विषय है, तो ये बहुत क्लियरली बता देना ज़रूरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है द वायलेंस इरप्टेड फॉलोइंग रूमर्स दैट प्रोटेस्टर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कम्युनिटी हैड बर्न्ड एफिजीज ऑफ औरंगजेब एंड अ रिलीजियस चादर नियर शिवाजी पुतला स्क्वायर एट विशाल गेट। और ये आरएसएस के मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर है, ये जो जगह हुई, महल नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इतनी चीज़ें हमको पता चली हैं। अभी ये भी पता चला है कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, बहुत सारे राइट विंग आउटफिट्स थे और उसमें बजरंग दल भी था, और जैसे कि मैंने आपको बताया उनकी मुख्य रूप से मांग ये थी कि औरंगजेब की कब्र हटा दी जाए। अब ये पूरा प्रकरण सामने आया कैसे है? देखिए, औरंगजेब की कब्र की बात
एकदम से महाराष्ट्र की राजनीति में अति सक्रिय हो गई है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे पूरे महाराष्ट्र में और कोई मुद्दा नहीं है, बस यही है। ये अगर हट जाए तो उसके बाद महाराष्ट्र गगनचुंबी विकास करने लगेगा। इस तरीके की बातें अब होने लगी। मैंने आपको बताया कि उदयन भोसले साहब जो सातारा के एमपी हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उसको देवेंद्र फडणवीस ने उसका समर्थन किया, हालांकि पुरातत्व विभाग वाली बात बताई। इसके अलावा अखबारों में आज और भी कुछ चीज़ें आई हैं जिससे यह साबित होता है कि शायद जो हमने नागपुर में होते हुए देखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी प्रयोग, नफरती प्रयोग का परिणाम है, कि कुछ ऐसा किया जा रहा है कि स्थिति सामान्य ना हो, स्थिति हाथ से निकले, और इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। और कौन दे रहे हैं मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, यूपी की एक राइट विंग आउटफिट है जिसने 21 लाख रुपए की घोषणा की है, उसके लिए जो औरंगजेब की कब्र उखाड़ेगा या उसको ध्वस्त कर देगा। इस संस्था का नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास। इनके दिनेश फलहारा, उन्होंने ये अपील दी है और उन्होंने कहा है कि 21 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये अखबार में आज छपा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं जिनका नाम है नितेश राणे। उन्होंने पुणे के एक इवेंट में ये कहा कि याद करिए बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया गया था। फिर ये कहते हैं, मैं पूरा कोट कर दूं ताकि आपको गलतफहमी ना हो। ये कहते हैं, in Pune district invoked the demolition of Babri Masjid and asked Hindutva outfits to do their duty while government will carry out its responsibilities। मतलब बाबरी मस्जिद को याद कीजिए, आप वो करिए जो आपको करना है और सरकार वो करेगी जो सरकार को करना है। अब आप मुझे बताइए कि ऐसे चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में इस तरीके की बात बोलना कितना न्याय संगत है, कितना तर्क संगत है? क्या यह भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है? क्या नितेश राणे से सवाल पूछे जाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? अगर वो ये बात बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद याद कीजिए और हिंदुत्व आउटफिट अपना काम करें और सरकार को अपना काम करने दें, आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? और ये पहला विवादित बोल नहीं है नितेश राणे का, इससे पहले उनकी एक हिस्ट्री रही है इस तरीके की बात करने की। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस की ही अगर बात कर लें तो उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है, बिड टू ग्लोरीफाई द टायरेंट विल फेस एक्शन। वो कहते हैं, एनीवन अटेम्प्टिंग टू ग्लोरीफाई और प्रमोट द ब्रूटल आइडियोलॉजीज ऑफ द टायरेंट औरंगजेब विल फेस स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन एंश्योरिंग सच आइडियोलॉजीज आर इरेडिकेटेड। वो कहते हैं कि कोई भी अगर कोशिश करेगा औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को प्रमोट करने में और उसकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में, तो उसके खिलाफ कानून की सख्त कार्रवाई होगी। वो ये भी कहते हैं, अनफॉर्चुनेट दैट द गवर्नमेंट हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ औरंगजेब्स ग्रेव डिस्पाइट हिज हिस्ट्री ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये बहुत तकलीफ की बात है कि हमको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है एक ऐसे इंसान की कब्र की रखवाली करने में जिसने कितने सारे लोगों के साथ प्रताड़ना की। तो ये बयान है देवेंद्र फडणवीस का। ऐसे माहौल में सोचिए, कोई 21 लाख का इनाम दे रहा है जो ध्वस्त कर देगा। मुख्यमंत्री खुद बहुत कीन नहीं लग रहे हैं उनके स्टेटमेंट में, कि वो कह रहे हैं कि ये दुख की बात है कि हमें करना पड़ रहा है। नितेश राणे खुलेआम बाबरी मस्जिद की याद दिला रहे हैं और भी तमाम बयान दिए जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक। ऐसे में क्या एक पिच तैयार की जा रही है, एक नफरती प्रयोग, जिसका परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है नागपुर में। अब क्या चीज जली, क्या चीज आंदोलन में या जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पर, उसमें एक धर्म विशेष ने दूसरे धर्म विशेष की क्या चीज के साथ बेअदबी की, हमें नहीं मालूम। और भगवान न करे कि स्थिति इतनी बिगड़े कि और हिंसा की ओर जाए। लेकिन ये आग भड़का कौन रहा है, उसका एक छोटा सा उदाहरण यहां पर हमने आपको देने की कोशिश की है। तो इस तरीके की बातें बोल करके क्या माहौल बिगाड़ने का प्रयास एक राजनीतिक प्रयोग है? ये एक बहुत बड़ा सवाल उभर करके सामने आ रहा है। मैं चाहूंगा कि कुछ हम प्रतिक्रिया भी चला दें। सबसे पहले जो सांसद हैं नागपुर के नितिन गडकरी, उनका बयान आया, उन्होंने शांति की अपील की।
नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। नमस्कार। आपको अपील सुनाते हैं देवेंद्र फडणवीस की भी, क्योंकि जब हिंसा हुई, ये महल इलाका है, ये आप ये समझिए कि क्योंकि वो भी नागपुर से ही आते हैं, देवेंद्र फडणवीस द चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने भी शांति की अपील की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और विपक्ष ने भी इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। विजय वडेट्टीवार एक बड़े नेता हैं विदर्भ से कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी एक बयान दिया है जिसमें वो कहते हैं ऐसे लगता है मेरे नागपुर को नजर लग गई है। आज नागपुरात झालेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे। दोन गटामध्ये झालेला तणाव, दोन समाजामध्ये झालेला तणाव, झालेली दगडफेक, जाळपोळ, खरं म्हणजे नागपूर सारख्या शांत शहराला कुणाची तरी नजर लागली असं म्हणावं लागेल। दुर्दैवानं पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करून आणि भूमिका बजावून नागपूर शांत करण्याचा प्रयत्न केला। या सगळ्या परिस्थितीमध्ये पोलिसांनी वेळीच धाव घेतली, परंतु मुळात ह्या घटनेसाठी जबाबदार कोण? खरं तर नागपूर शांत असलेल्या नागपूरला अशांत करण्याचं काम कोणी केलं याच्या मुळाशी जाण्याची आवश्यकता आहे। गेली 4 महिने सत्तेतील एक मंत्री बळबळ करत आहेत, दोन समाजामध्ये दरी निर्माण होईल, दोन धर्मात दरी निर्माण होईल अशा प्रकारचं वक्तव्य वारंवार केलं जात आहे। त्यावेळेस त्याला वेळीच बळबळ्या मंत्र्याला आवर घालण्याची आवश्यकता होती आणि कबरीचा वाद जाणून बुजून निर्माण करण्याचं काम झालं। इतिहासाला तोडून मोडून पुढे आणण्याचं काम केलं गेलं। कबरीचा वाद दोन समाजामध्ये, दोन धर्मामध्ये तेढ निर्माण करणारा ठरत असेल तर हे अत्यंत दुर्दैव आहे। 400 वर्षापूर्वीची कबर, यातून काय साध्य होणार? ती कबर ठेवली काय, नाही ठेवली काय, कुणाचा त्यामध्ये फायदा होणार आहे, कुणाचं नुकसान होणार आहे? त्यामुळे कुणाची चूल पेटणार, कुणाची चूल विझणार याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे। मी सर्व जनतेला आणि माझ्या सरकारला सुद्धा आवाहन करू इच्छितो की तुम्ही ही कारवाई करत असताना त्याचा उद्रेक कुठून झाला आणि त्याची सुरुवात कुठून झाली आणि जो यामध्ये दोषी असेल, अशांतता पसरवण्यासाठी, दंगल घडवण्यासाठी, हे वातावरण दूषित करण्यासाठी, जाळपोळ करण्यासाठी त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे। त्याही पलीकडे जाऊन आपण या समाजामध्ये दोनही शांती कशी नांदेल यासाठी पाऊल उचललं पाहिजे।
यासाठी आपण पुढाकार घेतला पाहिजे. आणि जनतेलाही मी आवाहन करतोय की आपण कुठल्याही अफवेवर, खोट्या गोष्टीवर विश्वास न ठेवता शांतता बाळगा. नागपूर हे दीक्षाभूमी, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पावन झालेल्या पदस्पर्शांनी पावन झालेली भूमी. नागपुरामध्ये बाबा ताजुद्दीन अशा सर्व धर्माचा भावना, विचार जोपासणारी ही भूमी आहे. आणि अशा भूमीत अशा प्रकारचा उद्रेक होणं आणि शहर शांत होणं, तेही मुख्यमंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्यात होणं, हे अत्यंत दुर्दैवी असं मी मानतो. आपण सर्वांनी या घटना जी झाली ती झाली, पण यापुढे तरी आपण शांतीच्या मार्गाने सर्वांनी जावं आणि कारवाई कोणीही किती मोठा असो त्याच्या तळाशी जाऊन ही कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा सुद्धा मी या निमित्तानं करतोय. आणि जनतेलाही आवाहन करतोय, आपण शांतता ठेवावी. यापुढे कुठलाही अनुचित प्रकार होता कामा नये याची काळजी घ्यावी अशी विनंती सुद्धा मी नागपुरकर जनतेला करतोय. तो नागपुर कैसे केंद्र बन गया हिंसा का, और ये पूरा प्रकरण औरंगजेब की कब्र का राजनीतिक रूप से इतना तूल पकड़ रहा है. इतने 100 साल बाद औरंगजेब अभी भी राजनीति में सक्रिय हैं, जिंदा हैं, और वो जो भी उन्होंने उस समय किया, उस कालखंड में किया, वो आज राजनीति में कैसे चर्चा में आ गया है. अब आप देख लीजिए, ये सब महाराष्ट्र का टॉप बर्निंग इशू है. लाड़की बहन योजना का फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं, उसके लिए बजट में कट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, वो प्राथमिकता नहीं है, जबकि चुनाव उस पर जीता गया था. फार्म लोन वेवर जो हैं उसको भी कट कर दिया गया है, किसानों को रिझा करके चुनाव जीता गया था. तो क्या प्राथमिकता होनी चाहिए और अभी महाराष्ट्र में क्या प्राथमिकता हो गई है, और वो किस तरीके का कैसी शक्ल ले रही है, ये सब हम लोगों के सामने है. और डिस्पैचेस भी लेकर के आएंगे जैसे जैसे और अपडेट्स आते हैं. फिलहाल इजाजत दीजिए, इशारों में इतना ही. फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.